तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। सड़क के चारों तरफ पहाड़ थे और अचानक होने वाली इन पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से लड़की की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसकी कार स्लिप होकर पहाड़ों में फंस जाती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। ऐसे में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ठीक टाइम पर उसे बचाने के लिए आता है। इस रेस्क्यू टीम का लीडर है ली, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने साथी को पहले इस लड़की को कार से निकालने के लिए भेजता है। जो आदमी जाकर उस लड़की को तो कार से बाहर निकाल लेता है, पर अब वो खुद भी वहाँ फंस चुका था। अब इन दोनों को बचाने के लिए रे ने एंट्री की और हेलीकॉप्टर से लटकती एक रस्सी की मदद से खुद लटकते हुए वो इन दोनों को संभाल कर वापस हेलीकॉप्टर में लाने में कामयाब भी हो गया। ये सब बहुत खुश थे। फाइनली इन्होंने लड़की की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी कार नीचे पहाड़ों में ही गिर गई थी। खैर, अब सीन कट होकर हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं। वो एक सिस्मोलॉजिस्ट है जो जमीन पर आने वाले अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़लों पर रिसर्च करते हैं। अभी वो अपने स्टूडेंट्स को 1964 में आए कैलिफोर्निया के एक ज़लज़ले के बारे में बता रहे थे, जो इतना भयानक था कि मानो कई एटम बम के हमले कर दिए गए हों। इसकी तबाही के असरात कई साल तक कैलिफोर्निया ने देखे। लॉरेंस बताते हैं कि ऐसा खतरनाक सिलसिला 150 साल में एक मर्तबा जरूर आता है। वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया की सेंट एंड्रयूज की फोर्ट लाइन बिल्कुल जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि अर्थक्वेक का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर लॉरेंस अपने ऑफिस में थे, तब उनके एक कलीग उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी एक ज़लज़ला आया है। ये लोग फौरन अपना काम छोड़कर उस ज़लज़ले की शिद्दत को नापने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों जाते हैं एक बहुत बड़े डैम के ऊपर, जहाँ से इन्हें इस अर्थक्वेक की शिद्दत को नापना था। और जब ये लोग ये काम कर रहे थे, एकदम से इनकी मीटर के ऊपर वेव्स चेंज हो जाती हैं। वेव्स का इतनी तेजी से बढ़ जाना खतरे से खाली नहीं था। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोचते या करते, यहाँ एक बहुत ही भयानक ज़लज़ला आ जाता है। असल में वेव्स का बढ़ना ज़लज़ला आने की एक निशानी थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। डॉक्टर लॉरेंस के कलीग भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे होते हैं कि उन्हें तभी वहाँ डैम में फंसी हुई एक बच्ची नजर आ जाती है, जिसकी जान बचाते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ा ज़लज़ले का झटका उन्हें वहीं रोक देता है। वो उस बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टर लॉरेंस की तरफ गिरा देते हैं और तभी आने वाला एक और भयानक झटका उस पूरे डैम को बर्बाद कर देता है, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथ ही मारे जाते हैं। सीन कट होकर हम रे को देखते हैं, जिसे इमरजेंसी में उसी डैम पर आने का मैसेज मिला है, जिस डैम के ऊपर वो ज़लज़ला आया था। बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए थे। जाने से पहले नायक अपनी बेटी को बाय कहता है, जो कि आजकल अपनी मोम के साथ रहती थी। यानी रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और रे की बेटी अपनी मोम और अपनी मोम के फियांसे के साथ रहती थी। डेनियल को आज किसी मीटिंग के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जाना है, जिसमें वो एमा और ब्लैक को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को एक लड़का मिलता है। उस लड़की के साथ उसका छोटा भाई भी था, जिन दोनों से बात करके ब्लैक को बहुत अच्छा लगता है और जल्द ही इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। खैर, यहाँ हमें दिखाया जाता है वो डैम जो ज़लज़ले की वजह से तबाह हुआ था, उस तबाही की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। क्योंकि ज़लज़ले के टाइम पर डॉक्टर लॉरेंस वहीं पर थे, इसलिए रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। वो डॉक्टर लॉरेंस से सवाल करती है, बताएं कि वहाँ पर ज़लज़ला कैसे आया था। इससे पहले कि डॉक्टर लॉरेंस कोई जवाब देते, डॉक्टर लॉरेंस के दो स्टूडेंट घबराते हुए उनके पास आते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट थी और जैसे ही ये रिपोर्ट डॉक्टर लॉरेंस ने देखी तो वो भी घबरा गए। उन्हें मालूम हुआ था कि सेंट एंड्रयूज के अंदर एक बहुत ही बुरा ज़लज़ला आने वाला है। ये सिलसिला इतना खतरनाक साबित होने वाला था कि वो आसपास के सभी शहरों को भी अपने लपेट में ले लेता। इस सिलसिले को आने में थोड़ा ही वक्त रह गया था, यानी इनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि उन शहरों से लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया जाए। यहाँ हम रे की वाइफ एमा को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग के टॉप पे एक रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी। अचानक उसके टेबल पे रखी सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। असल में ज़लज़ला शुरू हो चुका था। इसी बिल्डिंग के साइड व्यू में हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी ब्रिजेस टूट चुके हैं। ये बिल्डिंग भी अब इतनी तेजी से हिलने लगी थी कि मानो अभी टूट कर गिर जाएगी। एमा जल्दी से इस मुश्किल सिचुएशन में रे को कॉल करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि रे उसे हर हाल में बचाने आ जाएगा। इस टाइम रे, जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर है, वो अभी अपने हेलीकॉप्टर में ही था। वो एमा से कहता है, तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्द ही तुम तक पहुंचकर तुम्हें बचा लूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ धड़ाधड़ सारी बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो चुकी हैं। हर जगह अफरा तफरी मच चुकी है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। एमा इस टाइम फौरन दोबारा बिल्डिंग के टॉप पर जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है वहाँ से रे बचाने आएगा। लेकिन जैसे ही
वो स्टेयर्स का दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ लटके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, ऊपर से लोग ऐसे नीचे गिर रहे थे जैसे कोई इंसानी पुतले नीचे गिर रही हो। यहाँ एमा किसी दूसरे रास्ते से बिल्डिंग की टॉप पर तो पहुंच जाती है, लेकिन सिलसिले का आने वाला एक और झटका इस टॉप को भी हिला देता है और इससे पहले कि एमा इसमें दबकर मारी जाती, यहाँ पर रे पहुंच जाता है। वो जल्दी से एक नेट एमा की तरफ फेंकता है और एमा उस नेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दिखाया जाता है कि पीछे से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एमा के ऊपर गिरने वाली थी और इससे पहले कि एमा उसके नीचे दबकर मर जाती, एमा नेट का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाती है। इसी सारी तबाही में रे के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन रे यहाँ अपने हेलीकॉप्टर को टेढ़ा करते हुए बचा लेता है। फाइनली उसने एमा की जान बचा ली थी, लेकिन अब वो ऊपर से देख रहा था कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। सीन कट होकर हम सैन फ्रांसिस्को का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेनियल और ब्लैक एक साथ थी। वो पार्किंग लॉट से एक साथ यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक यहाँ पर भी बहुत बुरा ज़लज़ला आ जाता है, जिसकी वजह से इनके सामने वाली जमीन टूटकर इनकी गाड़ी उसमें धंस जाती है। डेनियल किसी तरह इस गाड़ी में से निकलकर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो अब ब्लैक को इस गाड़ी से नहीं निकाल पा रहा था। वो मदद लेने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, बिल्डिंग्स टूट गई हैं और डरकर सब इधर उधर भाग रहे हैं। इतनी खराब हालत को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, इसलिए वो ब्लैक को खतरे में छोड़कर ही अपनी जान बचाने लग जाता है। ब्लैक जो अभी भी कार में फंसी हुई थी, इस टाइम उस पे एक लड़की की नजर पड़ती है। ये लड़का वही था जो अपने भाई के साथ सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पे ब्लैक को मिला था। वो भी ब्लैक को पहचान लेता है और यहाँ उसकी मदद करते हुए गाड़ी को एक डंडे के जरिए इस गड्ढे से ऊपर की तरफ निकालते हुए ब्लैक की जान बचा लेता है। अब ये तीनों मिलकर भी जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो शहर की तबाही देखकर इनके भी होश उड़ चुके थे। भागते हुए मुश्किल से ब्लैक एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक फोन मिल जाता है। यहाँ से वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, प्लीज डैड मुझे बचा ली, शहर की हालत बहुत खराब हो गई है। जवाब में कहता है, घबराओ नहीं, तुम ऐसा करो कि किसी ऊंची जगह पे चले जाओ, मैं जल्दी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। फौरन ही रे अब सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है, जबकि सैन फ्रांसिस्को में हम देखते हैं कि ज़लज़ले के झटके अब रुक चुके थे। सभी लोग सेफ जगह की तलाश में थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर लॉरेंस के जरिए हमें मालूम होता है कि सैन फ्रांसिस्को में ज़लज़ले के झटके सिर्फ कुछ ही देर के लिए रुके थे। असल में वहाँ अब इससे भी भयानक ज़लज़ला आने वाला था। अभी उनका ये कहना ही था कि सीन एक और मरतबा सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वही बुरा और भयानक ज़लज़ला आ चुका है। एक ही झटके ने बिल्डिंग्स को ऐसे गिराया जैसे वो रेत की बनी हो। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ दीवारों के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। इस टाइम पे यहाँ डेनियल भी था, एमा का फियांसी, जो लोगों को जब दीवार से चिपका हुआ दिखता है तो एक आदमी को वहाँ से खींच के गिराकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। हवा के अंदर रे और एमा जो कि हेलीकॉप्टर में थे, एकदम से हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर उनका हेलीकॉप्टर भी एक मॉल के अंदर क्रैश हो जाता है, लेकिन यहाँ उनकी अच्छी किस्मत कि दोनों की जान बच गई थी। ये लोग अभी आधे रास्ते में थे। इन्हें अपने बेटी की जान बचाने के लिए किसी तरह सैन फ्रांसिस्को जाना था, इसीलिए ये लोग एक कार चुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पे एकदम से रे को कार रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे एक गड्ढा था। उतरकर जब इन्होंने चेक किया तो वो गड्ढा कई 100 मीटर जमीन के अंदर गहरा था। अगर इनकी गाड़ी उसके अंदर चली जाती तो ये कभी ना बच पाते। इस रास्ते से तो अब ये लोग सैन फ्रांसिस्को जा नहीं सकते थे, तो अब ये लोग कोई दूसरा रास्ता सोचने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कपल कार में इनके पास आता है, इनसे इनकी मुश्किल पूछता है तो रे बताता है कि हमें हर हाल में सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है। मालूम होता है कि ये बूढ़ा आदमी एक पायलट था और उसके पास अपना प्राइवेट प्लेन भी था, जिसे वो रे को दे देता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। रे इस प्लेन में बैठकर अब सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। फाइनली ये लोग सैन फ्रांसिस्को तो पहुंच जाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पे प्लेन को रेंट करने की कोई जगह ही नहीं रही, इसलिए वो एमा को लेकर चलते प्लेन से नीचे की तरफ कूद जाता है। नीचे स्टेडियम था। अब वो यहीं से अपनी बेटी को कांटेक्ट करता है और कहता है, ब्लैक तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा। लेकिन ब्लैक स्टेडियम की तरफ नहीं आ सकती थी क्योंकि स्टेडियम शहर के दूसरे कोने में था और वो दूसरे जो भी करना था अब रे को ही करना था। बाहर जाकर वो करीब ही समुद्र को देखता है और उसे आइडिया आता है कि वो समुद्र के रास्ते से भी ब्लैक तक पहुंच सकता है। ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक इन्हें नजर आता है कि बादल बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन करीब जाकर पता चलता है कि ये बादल नहीं थे बल्कि सुनामी था, समुद्र में आने वाला तूफान, जिसकी बहुत बड़ी सी लहर बहुत सारी बोट्स को अपने लपेट में ले चुकी थी। लेकिन रे जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर था, उसे ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल करना आती थी। वो अपनी बोट की स्पीड फुल कर लेता है और इस लहर के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन यहाँ भी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें नजर आया कि एक बहुत बड़ी सी शिप उनकी बोट को नुकसान पहुंचाने वाली थी।
लेकिन रे अपनी बोट को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ते हुए इस शिप से तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन हम उसके ऊपर के कंटेनर भी इन लोगों के ऊपर गिरने वाले थे। रे अपनी बोट को कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर से भी बचकर आगे बढ़ जाता है। फाइनली ये लोग अब वहाँ पहुंच चुके थे जहाँ उनकी बेटी थी, लेकिन इन्हें यहाँ अपनी बेटी कहीं नहीं नजर आ रही, क्योंकि ब्लैक इस टाइम एक बिल्डिंग के अंदर है। ब्लैक ने अपने मॉम डैड को देख लिया था, वो इन्हें आवाज देती है, लेकिन खिड़की पे लगे हुए कांच की वजह से आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे में ये लोग वापस जाने लगे, लेकिन तभी एमा ने नोटिस किया कि उसके हाथ पे ग्रीन लेजर लाइट आ रही है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो फाइनली ये लोग ब्लैक को देख चुके थे। इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़कर ब्लैक को बचा लेते, समुद्र में आया हुआ बुरा तूफान जो इस शहर को पहले से ही लपेट में ले चुका था, उसकी एक और लहर इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है और ऐसे जिस फ्लोर के अंदर ब्लैक थी वो पूरा का पूरा फ्लोर पानी के अंदर डूब जाता है। ये देखते हुए रे फौरन पानी में जंप करके अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। ब्लैक का साथी भी एक स्टिक की मदद से ये कैबिन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा बहुत ही मजबूत था, उसके लिए करना नामुमकिन हो रहा था। और तब एमा उसे देखते हुए उसे साइड पे होने का इशारा करती है, क्योंकि अब वो अपनी बोट के जरिए तेजी से उस शीशे को तोड़ देती है। यहाँ हम देखते हैं कि रे भी अपनी बेटी को बचा चुका था। वो भी अपनी बेटी को पानी से बाहर इस बोट के ऊपर ले आता है, लेकिन ब्लैक इस टाइम बेहोश थी। रे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एमा अपनी बोट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश में थी, क्योंकि ये तूफान धड़ाधड़ बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। अब एमा जिस रास्ते से बोट को निकालने लगी थी उसके ऊपर वाली पूरी बिल्डिंग भी टूटने ही वाली थी। इससे पहले कि बिल्डिंग टूटती, एमा फुल स्पीड करके अपनी बोट बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में था वो दिखता है कि ब्लैक को भी होश आ चुका है। उसके होश में आने के बाद ये सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये भयानक ज़लज़ला भी रुक चुका था। समुद्र में तूफान भी इसी ज़लज़ले की वजह से आया था और अब वो भी रुक चुका है। ये पूरा शहर तबाह हो गया है और यहाँ रेस्क्यू टीम्स लोगों को बचाने के लिए आ चुकी हैं। रे ने अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ ब्लैक की दोस्त बेन और उसके भाई को भी बचा लिया था और इन्होंने अब फैसला किया था कि बेन भी अब उनके साथ ही रहने वाला है, क्योंकि उसके पेरेंट्स सही थे और यहाँ ब्लैक भी उसे पसंद करने लगी थी। इन लोगों को सेफ और एक साथ दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।